हेलो स्टूडेंट्स, अपनी जो प्लांट फिजियोलॉजी की टॉपिक चल रहा था असेंट ऑफ सेप, उसका थर्ड और फाइनल पार्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। असेंट ऑफ सेप के बारे में आपको पहले से पता है, इसका मतलब होता है रसारोहण। टर्मिनोलॉजी में असेंट ऑफ सेप का मतलब होता है रसारोहण। ये एक टिपिकल हिंदी वर्ड है। इसका मतलब होता है रस का आरोहण। आरोहण का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना। सिंपली ये वर्ड जो है वो इससे रिलेटेड है कि आप किसी पौधे के बारे में बात करो तो ये बताना चाह रहे हो कि किसी पौधे के अंदर जड़ों से लेकर ऊपर की ओर जल का प्रवाह किस प्रकार से हो रहा है, उसी को हमने रसारोहण कहा है, असेंट ऑफ सेप कहा है। हमने कल की क्लास में इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना था, थ्योरीज के बारे में जाना। आज हम जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेज है उसके बारे में जानेंगे। पहले हम जानेंगे जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें कि असेंट ऑफ सेप या पाथवे ऑफ असेंट ऑफ सेप क्या है, रसारोहण का मार्ग क्या है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम रसारोहण के मार्ग की बात करें तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ। वो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंट बाल्सम पौधे पर किया गया, बाल्सम प्लांट पर किया गया और डाई के रूप में सैफरनिन का इस्तेमाल हुआ। इस प्रयोग में एक बीकर लेकर उसे पानी से भर दिया गया और इसमें बाल्सम की एक टहनी को काटकर डुबोया गया। इस टहनी को एक स्टैंड की सहायता से यहाँ पर रख दिया गया। साथ ही ये जो वाटर है, जल है, इसमें सैफरनिन या आप इयोसिन डाई ले सकते हैं। बेसिकली रेड कलर के लिए होती है ये। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, नियरली 2 आवर्स बाद में ये देखा गया कि इस पौधे का जो सेंट्रल जाइलम पोर्शन है, वो जाइलम पोर्शन रेड हो गया। इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो रसारोहण का पथ है वो जाइलम से होकर गुजरता है। जाइलम में हम जानते हैं कि मुख्य रूप से वाहिका होती है और वाहिनिका होती हैं। तो एक प्रकार से ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया कि पौधे के अंदर मृत भाग जो कि वाहिका और वाहिनिका है, उससे होकर ये जल जड़ों से ऊपर की ओर पहुंचता है। अगले पोर्शन में हमें देखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि रसारोहण जो है वो उसके संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों के क्या विचार हैं। इस संदर्भ में 3 थ्योरियां दी गई, वाद जिनको कहते हैं। उनमें सबसे पहला जो वाद है वह है जैविक या जैव बल सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। वाइटल फोर्स थ्योरी। हालांकि ये थ्योरी रिजेक्टेड थ्योरी है, लेकिन फिर भी 2-3 चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। इसमें यह बताया गया है कि नाम से जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर मूवमेंट ऑफ वाटर जो है
उसका मेन कारण सेल्स की वाइटल एक्टिविटी है। वाइटल एक्टिविटी इट मीन्स जैविक क्रियाएं। सेल जो जैविक क्रियाएं करती है उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होता है, उसकी वजह से पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है। वाइटल फोर्स थ्योरी में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी। उनमें जो पहली थ्योरी है वो है गॉडलेवस्की की। गॉडलेवस्की ने 1884 में इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया और ये कहते हैं कि जो स्टेम और अदर प्लांट पार्ट जो हैं उनके अंदर जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं उनमें एक्टिविटी जब होती है या जो सक्रिय क्रियाएं होती है उसकी वजह से वाटर मूवमेंट होती है। मतलब ये कोशिकाएं अपनी जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जल को ऊपर तक पहुंचाती हैं। क्या कमी रही अपन फाइनली बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे। उसके बाद में सर जेसी बोस का नाम आता है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं वाटर मूवमेंट की थ्योरी के अंदर। सर जेसी बोस बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया डेस्मोडियम गायरेंस नामक पौधे पर। डेस्मोडियम गायरेंस पर सन 1923 में। बेसिकली ये जो है इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट किया और समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से प्लांट सेल्स जो होती हैं उनके अंदर मूवमेंट होती है और पानी ऊपर पहुंचता है। जैसे सपोज दैट कि हम डेस्मोडियम का एक पौधा लेते हैं, ये डेस्मोडियम गायरेंस है। इसके अंदर इन्होंने देखा कि ये जो सेल्स है ये वाली, ये है एंडोडर्मिस की लेयर। कॉर्टेक्स की इनर वाल को हम एंडोडर्मिस कहते हैं। कॉर्टेक्स इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, सबसे आंतरिक। इन्होंने एक सुई ली और उसे इस भाग तक अंदर प्रवेश करवा दिया और वायर से इसका संपर्क गैल्वेनोमीटर से कर दिया। गैल्वेनोमीटर फिजिक्स का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम वोल्ट नापते हैं। इस एक्सपेरिमेंट ने इन्होंने ये नोटिस किया कि निश्चित क्रम में यहाँ पर कुछ फ्लक्चुएशन होते हैं, परावर्तन होते हैं या परिवर्तन होते हैं जो पानी की मूवमेंट की वजह से होते हैं। इस प्रयोग द्वारा इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि जो कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस जो सेल्स हैं उनकी जो एक्टिविटी है उसके परिणाम स्वरूप पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है। इसके बारे में थर्ड थ्योरी जो कि पहले दे दी गई थी, स्ट्रासबर्गर द्वारा। स्ट्रासबर्गर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को हालांकि सही नहीं माना। ये बोलते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी सही तो नहीं है, नॉट करेक्ट, लेकिन इनका कहने का मतलब यह है कि जल की जो गति है या मूवमेंट है उसमें जरूर सेल एक्टिविटी का रोल होता है। मतलब सेल की सक्रियता अगर है तो ही जल जाएगा, ऐसा स्ट्रासबर्गर कहते हैं। ये थ्योरी इन्होंने
सन 1891 में दी। इन तीनों ही थ्योरी में सबसे बड़ी कमी या सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हम अभी अभी बाल्सम के एक्सपेरिमेंट में जान चुके हैं कि जो वाटर मूवमेंट है उसका मेन सोर्स जो है या उसका जो मेन मार्ग है वो है वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, जबकि ये थ्योरी कम्प्लीटली ये बताने का प्रयास करती है कि जैविक सक्रियता यदि नहीं है तो वाटर मूवमेंट नहीं होगी। इसीलिए इस थ्योरी को नहीं देखा जाता। इस थ्योरी में एक चीज़ जो क्वेश्चन बन के आती है वो है जेसी बॉस के बारे में। जेसी बॉस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। जेसी बॉस का जो एक्सपेरिमेंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन ये आता है कि जेसी बॉस ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, तो वह है पल्सेशन थ्योरी या पल्सेशन एक्सपेरिमेंट, स्पंदनवाद जिसको कहते हैं, स्पंदनवाद। जो मैंने अभी भी एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया वो पल्सेशनवाद से ही है। तो क्वेश्चन वाइज जेसी बॉस की थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार यहाँ पर आपको साइंटिस्ट का नाम भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 3 साइंटिस्ट जो हैं वो गोल्डलेवेस्की, जेसी बॉस और स्ट्रासबर्गर हैं जिन्होंने ये थ्योरियाँ दी। और अब हम बात करते हैं रूट प्रेशर थ्योरी की। नंबर 2 है रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब सिद्धांत जे कहा जाएगा, मूल दाब सिद्धांत। ये हमने थोड़ी बहुत बात लास्ट क्लास में की थी। अभी मैं आपको समझाऊं कि सपोज दैट कोई सेल है, उस सेल में विलेय या विलाय की मूवमेंट अंदर की ओर होती हैं, तो अंदर की ओर होने से यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। उस प्रेशर के इंक्रीज होने से ये सेल एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने का प्रयास करेगी। जो एक्स्ट्रा पानी बाहर आएगा वो ये जो फोर्स जनरेट हो रहा है इसकी वजह से होगा, और इसी को इन्होंने मूल दाब कहा, मूल दाब कहा, जो कि जड़ों में उत्पन्न होता है, जड़ों में देखा जाता है। इस फोर्स की मात्रा इतनी कम होती है मूल दाब की, इसकी वैल्यू लगभग 1 से 2 एटमॉस्फेरिक होती है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज बताती है जो अधिकतम 20 फीट या थोड़े से ज़्यादा ऊंचाई तक पानी को पहुंचाने में सक्षम है। इसीलिए इस थ्योरी का इस्तेमाल जनरली बड़े पौधों में नहीं किया जाता, क्योंकि ये सिंपली जो छोटे कैटेगरी के जो पौधे हैं उनमें देखा जाता है। सेकंड जो मोस्ट ड्रॉबैक है इस थ्योरी का कि ये थ्योरी क्यों सेलेक्ट नहीं हुई, उसका कारण है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में इस प्रकार का कोई फोर्स नहीं पाया जाता जिसकी वजह से पानी का मूवमेंट हो, तो जिम्नोस्पर्म में ये लागू ही नहीं होती है। तो बहुत बड़ी कैटेगरी है जिम्नोस्पर्म, वहाँ अगर ये थ्योरी नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, जिम्नोस्पर्म ही टॉलेस्ट प्लांट हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे पौधे हैं जिनकी ऊंचाई 500 फीट तक होती है। और अगर हम देखें तो एवरेज 500 फीट हाइट तक पानी पहुंचाने के लिए मूल दाब का जो मान है, वैल्यू ऑफ रूट प्रेशर है, वैल्यू ऑफ रूट प्रेशर है, वो लगभग अबाउट 12 एटमॉस्फेयर तो होनी ही चाहिए। 12 एटमॉस्फेयर अगर मूल दाब नहीं है, उससे कम है, तो इन पौधों में तो पानी वैसे ही नहीं जाएगा। इसीलिए रूट प्रेशर थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया, इस थ्योरी को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। फाइनली है तीसरी थ्योरी जो कि डिक्सन और जोली ने दी, और वो है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी। इसको हम फिजिकल फोर्स थ्योरी या भौतिक बल सिद्धांत कहते हैं। भौतिक
बल सिद्धांत कहते हैं। नाम से जाहिर है कि भौतिक बल सिद्धांत या वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो भौतिक बलों पर आधारित है। अगर भौतिक बल है तभी ये होगी। इसके बारे में हमने बात कर ली थी। एक बार मैं आपको ब्रीफली इसको थोड़ा सा समझा दूं। इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर पूरा बता रखा है। ये जो थ्योरी है वो डिक्सन एंड जोली ने प्रस्तुत की। पहली बात तो ये इन 1884 ये कहते हैं कि बेसिकली प्लांट्स में वाटर मूवमेंट का जो मुख्य कारण है वो फिजिकल फोर्स है। वो फिजिकल फोर्स कौन कौन से हैं? उनमें डीपीडी बताई गई, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। और ये चारों फोर्स, पांचों फोर्स हमने कल ही बात की थी जब हम ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी बता रहे थे। एक प्रकार से ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी बताने का कार्य जो है वो डिक्सन और जोली ने किया। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी डिटेल से अगर आपको जानना है तो आप कल वाला वीडियो देखें। और इन शॉर्ट मैं आपको एक बार बता दूं कि ये क्या है। इन शॉर्ट ये है कि जब भी पत्तियों या पौधे के टॉप पार्ट पर, शीर्षस्थ भाग पर सूर्य का प्रकाश गिरता है, सनलाइट, तो यहाँ की जो सेल है उससे पानी इवेपोरेट होता है, वाष्पित होता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर डीपीडी सेल का जो डीपीडी है, जिसको हम इसको सेल ए दे देते हैं। इस सेल का डीपीडी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कैसे? वो आप खुद देखें कि अगर हम फॉर्मूला लें डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, तो टीपी यहाँ पर डाउन हो जाएगा, ओपी बढ़ जाएगा, तो ये डीपीडी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। पहले मैंने कम बताया था, सॉरी। आप डीपीडी मैक्सिमम मानेंगे इन कंपेरेटिव ऑफ बैक सेल। तो ये इस सेल से पानी को अंदर खींच लेगी और यही क्रम आगे भी जारी रहेगा। और जो वाटर मॉलिक्यूल है उनके बीच में सत्संजक बल कार्य करेगा और जो वाहिकाओं की दीवार और पानी का जो जुड़ाव है वहाँ पर आसंजक बल कार्य करेगा। आसंजक बल, ये तीनों चारों फोर्स, खास तौर पर अगर हम ट्रांसपिरेशन पुल की बात करें तो डीपीडी प्लस कोहेसिव फोर्स प्लस एडेसिव फोर्स आपस में इतना फोर्स उत्पन्न करते हैं कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 12 हो जाती हैं, 12 से ज़्यादा, जो कितनी भी ऊंचाई तक पानी को पहुंचाने में सक्षम है। ये थ्योरी मैंने यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में ली है क्योंकि मैंने कल वाली वीडियो में इसको पूरा डिस्क्राइब किया है, तो आप वहाँ से इसको रीड करें। तो मेन जो फिजिकल फोर्स थ्योरी है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल है और आजकल चल रही है। 98% पौधों में इसी विधि के द्वारा पानी का अवशोषण होता है। यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है असेंट ऑफ सेप एंड वाटर ऑब्जर्वेशन, ये फिनिश होता है। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा 12th क्लास के लिए और बीएससी के लिए। साथ ही हम इस टॉपिक में नीट के स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखेंगे कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें तो उसको बेनिफिट मिले। वो टॉपिक रहेगा हमारा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम डालें। थैंक यू।